नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी अपने श्रीलंकाई समकक्ष महिंदा राजपक्षे से 26 सितंबर को ऑनलाइन शिखर वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये शिखर वार्ता दोनों नेताओं को द्विपक्षीय संबंधों के ढांचे की व्यापक समीक्षा करने का अवसर देगी। उम्मीद की जा रही है कि दोनों नेता आतंकवाद, रक्षा और व्यापार संबंधों जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। पीएम मोदी ने हिंदी जगत के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम ने कहा कि उनकी कालजयी कविताएं देशवासियों को प्रेरित करती रहेंगी। आपको बता दें कि दिनकर का जन्म 1908 में बिहार के सिमरिया में हुआ था। वो राज्यसभा से 3 बार सांसद रहे थे और उनका निधन 1974 में हुआ था। राज्यसभा ने आज केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, सपा नेता रामगोपाल यादव समेत अपने 11 सदस्यों को विदाई दी है। सभापति एम वेंकैया नायडू ने बताया है कि ये सभी सदस्य इस साल नवंबर में सेवानिवृत्ति हो जाएंगे। विपक्षी दलों के सदन की कार्रवाई के वॉकआउट के बावजूद राज्यसभा में आज 3 लेबर कोड बिलों को पारित कर दिया गया है। राज्यसभा ने आज विदेशी आविदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है, जिसमें विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों के कामकाज में पारदर्शिता के लिए जरूरी प्रावधान किए गए हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि ये विधेयक किसी एनजीओ के खिलाफ नहीं है, बल्कि पारदर्शिता के साथ काम करने वालों के हित में है। संसद ने आज जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है, जिसमें 5 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कश्मीरी और डोगरी को केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा का दर्जा देने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के 74% लोगों की भाषा कश्मीरी और डोगरी है, किंतु 70 साल तक इस भाषा को राज्य की आकांक्षाओं से वंचित रखा गया। कोरोना महामारी के चलते राज्यसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। दूसरी तरफ विपक्षी दलों के सदस्यों ने विपक्ष के नेता के कार्यालय के आगे की रणनीति को लेकर बैठक की है। बैठक के बाद विपक्षी दलों ने अपने हाथ में किसान बचाओ, मजदूर बचाओ और लोकतंत्र बचाओ का पोस्टर लेकर सदन के बाहर प्रदर्शन किया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद कृषि विधेयकों के मुद्दे पर आज राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात करेंगे। विपक्ष के एक वरिष्ठ नेता ने बताया है कि राष्ट्रपति ने हमें मिलने का समय दिया है। विपक्ष की करीब 16 पार्टियों ने कृषि विधेयकों और 8 सांसदों के निलंबन के मुद्दों को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने MBT अर्जुन टैंक से लेकर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसका अहमदनगर में KK रेंज में सफल परीक्षण किया गया है। DRDO ने बताया कि ये मिसाइल 3 किलोमीटर तक बैठे टारगेट को अपना निशाना बना सकती है। इसे कई सारे प्लेटफॉर्म लॉन्च क्षमता के साथ विकसित किया गया है। कर्नाटक में सीएम पद से येदियुरप्पा की विदाई की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि कर्नाटक बीजेपी ने इसका खंडन किया है। वहीं बेंगलुरु में मंत्री सुधाकर के घर पर करीब 5 मंत्रियों और एक निर्दलीय विधायक ने बैठक की है। बताया जा रहा है कि कर्नाटक के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी आलाकमान सीएम बदलने पर विचार कर रही है। बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों से जुड़ी एक खबर को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने विभिन्न देशों के साथ उन रिश्तों को खराब कर दिया जो कांग्रेस की सरकारों ने दशकों में बनाया था। उन्होंने एक खबर का हवाला देते हुए कहा है कि पड़ोस में किसी मित्र के बिना रहना खतरनाक है। अभिनेत्री पायल घोष के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद मुंबई पुलिस ने फिल्मकार अनुराग कश्यप के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारी ने बताया कि अभिनेत्री ने अपने वकील के साथ बरसोवा पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की है। उन्होंने बताया कि 2013 के इस मामले में पूछताछ के लिए कश्यप को बुलाया जाएगा। भारत बायोटेक ने सेंट लुइस में वाशिंगटन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ कोरोना की वैक्सीन को लेकर एक लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत कंपनी के पास अमेरिका, जापान और यूरोप को छोड़कर अन्य सभी बाजारों में वैक्सीन के वितरण का अधिकार होगा। कंपनी ने बताया कि इस वैक्सीन के पहले चरण का परीक्षण सेंट लुइस की इकाई में होगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कृषि विधेयकों को लेकर संसद के अंदर हुए हंगामे पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने इसे संविधान की गरिमा और लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि संसद सत्र के दौरान विपक्ष का जो व्यवहार देखने को मिला है वो संसद की मर्यादा का अपमान है। इससे संविधान की गरिमा और लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। पाकिस्तानी सेना ने फिर जम्मू कश्मीर के पुंछ में सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान सेना ने नियंत्रण रेखा के पास 3 जगहों पर गोलीबारी की और मोर्टार के गोले दागे। रक्षा प्रवक्ता ने बताया है कि भारतीय सेना ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। आपको बता दें कि पाकिस्तान इस महीने 37 बार संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन कर चुका है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम केयर्स फंड को जनता केयर्स फंड में तब्दील करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने चुनौती रैली के लिए लाखों LED टीवी पर अरबों का प्रचार फंड खर्च कर दिया। क्या शिक्षार्थियों, शिक्षकों के लिए ऑनलाइन शिक्षण के लिए व्यवस्था करने का फंड नहीं है? उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ईमानदारी से पीएम केयर्स फंड को जनता केयर्स फंड बनाए और देश के भविष्य की चिंता करे।
शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने सीएम नीतीश पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गुप्तेश्वर पांडे को राजकीय तांडव का इनाम मिलने जा रहा है। राउत ने कहा कि पार्टी गुप्तेश्वर पांडे को उम्मीदवार बनाती है, उस पर जनता भरोसा नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र पर पांडे के राजकीय तांडव के पीछे का एजेंडा अब स्पष्ट हो गया है। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की जमकर तारीफ की है। सांसद ने कहा कि अगर गुप्तेश्वर पांडे जनसेवा के लिए राजनीति में आते हैं तो बड़ी खुशी होगी। ऐसे लोगों को जनसेवा के लिए राजनीति में जरूर आना चाहिए। सांसद ने कहा कि वे पुलिस में रहकर ईमानदारी से जनसेवा करते रहे हैं। बाकी अध्यक्ष चौधरी राकेश टिकैत के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सीएम योगी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को किसानों की समस्याओं से अवगत कराया। बैठक के बाद टिकैत ने बताया कि सीएम ने हमें भरोसा दिलाया है कि जमीन अधिग्रहण होने पर किसानों की फसलें नहीं बर्बाद होंगी। टिकैत ने कहा कि बाकी काले कानूनों के खिलाफ देश भर में 25 सितंबर को चक्का जाम करेगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे गिराने के साथ ही भूमाफियाओं से कब्जे की अवधि का किराया भी वसूलने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि यूपी में इस समय बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा कर बनाई गई इमारतों को गिराने की कार्रवाई की जा रही है। सरकार का दावा है कि माफियाओं की अब तक 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है। चीन द्वारा सीमा उल्लंघन और नेपाली भूमि पर कब्जे को लेकर काठमांडू स्थित चीनी दूतावास के बाहर नेपाली छात्र संगठन ने प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्र संगठन ने अन्य समूहों के साथ गो बैक चाइना, चाइनीज साम्राज्य मुर्दाबाद और नेपाली भूमि वापस करो के नारे लगाए। मौके पर पहुंची नेपाल पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन को मांझी के बाद कुशवाहा ने बड़ा झटका दिया है। रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने गठबंधन से अलग होने के संकेत दिए हैं। कल होने वाली पार्टी की बैठक में इसका फैसला हो सकता है। वहीं कांग्रेस और आरजेडी के बीच भी बिहार चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर बात नहीं बन पा रही है। बिहार के नवनियुक्त डीजीपी संजीव कुमार सिंघल ने आज पदभार ग्रहण कर लिया है। डीजीपी ने चार्ज लेने के बाद सभी जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। इसमें डीजीपी सिंघल ने बिहार चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की, साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। पुलिस ने दिल्ली में हुए बवाल की कड़कड़डूमा कोर्ट में चार्जशीट दायर की है, जिसमें दावा किया गया है कि दिल्ली बवाल के साजिशकर्ता शाहीन बाग और जामिया मिलिया इस्लामिया के पास सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को दिहाड़ी देते थे। इस दौरान वे महिलाओं को मीडिया कवर, लिंक कवर और धर्मनिरपेक्ष कवर के रूप में इस्तेमाल करते थे। कृषि बिल को लेकर पानीपत से दिल्ली कूच कर रहे किसानों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछार की। इसके साथ ही कई किसानों को हिरासत में भी लिया है। किसानों का कहना है कि अध्यादेश किसानों का डेथ वारंट है, हम इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की जमीन को अडानी और अंबानी को बेचने का काम कर रही है। निजी अस्पतालों पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि सीएम केजरीवाल ने निजी अस्पतालों में 80% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखने के निर्देश दिए थे। दिल्ली सरकार के इस फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। एनसीपी चीफ शरद पवार को इनकम टैक्स विभाग का नोटिस दिए जाने पर निर्वाचन आयोग ने सफाई दी है। महाराष्ट्र निर्वाचन विभाग ने शरद पवार के मामले में कहा है कि इनकम टैक्स विभाग को नोटिस भेजने के लिए उन्होंने कोई निर्देश नहीं दिया है, जबकि आयकर विभाग ने शरद पवार के चुनावी हलफनामे को लेकर नोटिस भेजा है। यूपी की लखनऊ पुलिस ने माफियाओं के गुर्गे और आपराधिक गैंगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। लखनऊ में एक साथ 42 जगहों पर छापेमारी में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 18 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की है। पकड़े गए अधिकांश गुर्गे मुख्तार अंसारी, खान मुबारक, अन्नू त्रिपाठी, सुरेंद्र कालिया के गैंग से जुड़े हैं। ब्रिटेन की बेवली स्कॉट रिवाल्वर यूपी के हरदोई में बनने जा रही है। इसके लिए ब्रिटेन की कंपनी ने लखनऊ की सियाल मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड से समझौता किया है। ये कंपनी नवंबर से रिवाल्वर का उत्पादन शुरू कर देगी। इसके लिए कंपनी की पहली यूनिट हरदोई के संडीला में लग रही है। वहीं ब्रिटेन के रिवाल्वर का निर्माण होगा। झारखंड के हजारीबाग कोर्ट परिसर में गोलियां चलाने के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट में राहुल देवपांडे, विकास तिवारी, संतोष पांडे, विशाल सिंह और दिलीप साहू आरोप साबित हुए हैं। बता दें कि बहुचर्चित गैंगस्टर सुनील श्रीवास्तव पर गोली मारने के मामले में करीब आधा दर्जन लोगों पर आरोप लगे थे। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है। इसमें इल्तिजा ने आरोप लगाया है कि महबूबा को पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया है, जबकि उनकी हिरासत पूरी तरह से अवैध है। साथ ही इल्तिजा ने महबूबा की हिरासत बढ़ाने के मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी होने पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन कुछ सप्लायर राजस्थान में सप्लाई कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में सप्लायर से बात की जा रही है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 6 से 7 दिन की ऑक्सीजन का स्टॉक है। हिमाचल के राजभवन में कोरोना की एंट्री हो गई है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के
एडीसी कुमार गौरव को कोरोना हो गया है। एडीसी ने रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद खुद को आइसोलेट कर लिया है। साथ ही उन्होंने अपने पूरे स्टाफ को आइसोलेट कराया है। वहीं हिमाचल के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी खुद को आइसोलेट कर लिया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के अखनूर का दौरा किया। ब्लॉक दिवस के मौके पर पहुंचे सिन्हा ने सबसे पहले अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने देखा कि सब कुछ ठीक तरीके से चल रहा है या नहीं। इसके बाद उन्होंने खुद जनता की समस्याएं भी सुनी और उनके समाधान का आश्वासन भी दिया। हरियाणा के एक्सटेंशन लेक्चरर्स को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। अदालत ने असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए नेट परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर एक्सटेंशन लेक्चरर का कोई अधिकार नहीं है। सरकार ने पॉलिसी बनाते हुए इन पदों पर नेट पास होना अनिवार्य कर दिया था। हरियाणा में अदालतों का कामकाज हिंदी में शुरू करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में सरकार अब प्रदेश की अदालतों के स्टाफ की ट्रेनिंग करवाएगी। इसके लिए एक ऐसी निजी एजेंसी की तलाश की जा रही है जिससे न्यायिक मामलों में अंग्रेजी और हिंदी भाषा के प्रशिक्षण का अनुभव हो। बता दें कि जनवरी में हुई कैबिनेट की बैठक में कामकाज हिंदी में करने का फैसला लिया गया था। सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग की पत्नी कृष्णा राय को कोरोना हो गया है। इसके साथ ही परिवार के कई और सदस्यों में वायरस का संक्रमण मिला है। कृष्णा राय ने खुद को कोरोना होने की जानकारी अपने फेसबुक पर दी है। उन्होंने कहा है कि उनके संपर्क में आए सभी लोग अपनी जांच करा लें। उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। तमिलनाडु में एआईडीएमके के दोनों गुटों में विलय के साथ ही उठापटक खत्म होने जा रही है। इसमें एक गुट जयललिता के करीबी रहे पनीर सेल्वम का है, जबकि दूसरा गुट जयललिता की विश्वासपात्र सहेली रही शशिकला का है। फिलहाल शशिकला के कहने पर पलानीस्वामी सीएम है। ये विलय आगामी विधानसभा चुनाव के चलते हो रहा है। झारखंड के औषधि नियंत्रण विभाग ने रांची में नशे की दवा बेचने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। औषधि निरीक्षक राम कुमार झा ने बताया कि रांची के कई क्षेत्रों में छापेमारी की गई। इस दौरान 70 लाख की प्रतिबंधित दवा बरामद हुई है। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ये लोग बिना लाइसेंस के प्रतिबंधित दवाएं बेच रहे थे। कोरोना के चलते मध्य प्रदेश के पैरोल पर छूटे कैदियों को राहत मिल गई है। अब जेल मुख्यालय ने कैदियों की पैरोल बढ़ाने पर फैसला लिया है। इसके तहत अब कैदियों की पैरोल को बढ़ाकर 240 दिनों की कर दी गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की जेलों से कैदियों को 180 दिन की पैरोल पर छोड़ा गया था। इनकी पैरोल खत्म होने वाली है। अभिनेता सुशांत सिंह मामले के बाद ड्रग्स कनेक्शन में कई बड़े नाम सामने आए हैं। इसी बीच एनसीबी ने दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह और श्रद्धा कपूर जैसे सितारों को सम्मन भेजा है। इन सितारों के खिलाफ ड्रग्स मांगने के सबूत मिले हैं। इन्हें 3-4 दिन के भीतर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया से हिसाब बराबर करने के लिए प्रियंका गांधी उनके गढ़ में आ रही हैं। सचिन पायलट के बाद उपचुनाव के लिए एमपी में कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को भी बुलावा भेजा है। प्रियंका गांधी पहले ग्वालियर चंबल संभाग के दतिया में पीताम्बरा देवी के दर्शन करेंगी। इसके बाद प्रियंका यहां के स्थानीय नेताओं से मुलाकात कर रोड शो करेंगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं और गरीबों को बड़ा तोहफा दिया है। शिवराज चौहान ने संबल योजना के तहत 22 जिलों में हितग्राहियों के बैंक खाते में 80 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए हैं। सीएम शिवराज चौहान का कहना है कि गरीब बहनों को प्रसव से पूर्व 4000 और प्रसव के बाद 12000 रुपए संबल योजना में देने की व्यवस्था की गई है। फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष अजीत मोहन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति ने फेसबुक इंडिया को दिल्ली बवाल मामले में नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने फेसबुक उपाध्यक्ष की याचिका पर दिल्ली विधानसभा और केंद्र को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने फेसबुक उपाध्यक्ष के खिलाफ 15 अक्टूबर तक कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। कोरोना संक्रमण के चलते सऊदी अरब से भारत आने जाने वाले यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसको लेकर सऊदी की सरकार ने आदेश भी जारी किया है। भारत के अलावा सऊदी ने 2 और देशों से आने और वहां जाने पर पाबंदी लगाई है। इसमें ब्राजील और अर्जेंटीना शामिल है। हालांकि जिन यात्रियों के पास सरकार की तरफ से न्योता होगा उन्हें प्रतिबंध से छूट मिलेगी। बॉलीवुड के जाने माने फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप की बहन नेहा कश्यप ने कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे पर बड़ा ऐलान किया है। नेहा कश्यप ने कहा है कि बहुचर्चित गैंगस्टर विकास दुबे पर वेब सीरीज बनाने जा रही हैं। इसकी शूटिंग यूपी के बागपत में करेंगी। नेहा कश्यप ने शूटिंग के लिए जिले की कई लोकेशन का दौरा करके चिन्हित किया है। बिजनौर पुलिस ने जेसीबी मशीन के साथ 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने घटना का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों का एक साथ अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि सभी चोरों ने जेसीबी चुराकर 5 लाख में बेच दी थी। फरार चल रहे बिजनौर की किरतपुर नगर पालिका चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। पुलिस ने NBW वारंट का नोटिस चस्पा किया है। सीओ नजीबाबाद प्रवीण कुमार ने बताया कि चेयरमैन अब्दुल मन्नान समेत 4 गोकशी के आरोपी फरार हैं। अदालत में हाजिर न होने के कारण ये कार्रवाई हुई है।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रामपुर पहुंचे। यहां उन्होंने 200 करोड़ की लागत से बनी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मौर्य ने अधूरे पड़े पुल के पुनर्निर्माण का निर्देश दिया। डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारी सरकार वर्षों पुरानी समस्याओं का निराकरण कर रही है। जो काम कोई सरकार नहीं कर सकी, उन योजनाओं को योगी सरकार पूरा कर रही है। हल्द्वानी की प्रमुख सामाजिक संस्था भारतीय रोटी बैंक ने कई जगहों पर जरूरतमंदों को भोजन और राशन वितरित किया है। संस्था के संस्थापक अरुणेश पाठक ने बताया कि संस्था लगातार बेसहारा लोगों के लिए कार्य कर रही है, जिसके तहत शहर के प्रमुख स्थानों पर गरीबों के लिए अभियान चलाया जाएगा। काराकाट विधानसभा से आरजेडी विधायक संजय यादव ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। ये दृश्य लालू प्रसाद के नाम पर खोले भोजनालय के उद्घाटन समारोह में देखने को मिला। मंच पर बैठे किसी भी नेता ने मास्क लगाना मुनासिब नहीं समझा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।